नवंबर 2019, 640 लाइट ईयर दूर एक सितारा, एक ऐसा सितारा जिसकी रोशनी हर आने वाले दिन कम होती जा रही थी। साइंसदानों के जहन में सिर्फ एक सवाल आ रहा था। वो सोच रहे थे, क्या इसका वक्त आ गया है? क्या हम इस सितारे की भयानक मौत को देख सकेंगे? जी हाँ, ये है दुनिया का सबसे मशहूर सितारा बीटलजूस। Betelgeuse. And it's a tremendously energetic explosion. जिसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये कभी भी एज अ सुपरनोवा फट सकता है। और सुपरनोवा पूरे यूनिवर्स में होने वाला एक सबसे बड़ा धमाका है। और सुपरनोवा इतना रेयर इवेंट है कि 100 साल में सिर्फ 1 या 2 सुपरनोवा हमारे पूरे गैलेक्सी में होते हैं। अभी सवाल ये उठता है कि 2019 में क्या बीटलजूस वाकई फटने वाला था, या इसकी रोशनी का कम होना ये जाहिर करता है कि ये अपने मौत के बिल्कुल करीब है। और क्या ये हमारे जमीन के लिए एक खतरे की घंटी है? अगर आप समझते हैं कि सुपरनोवा जैसी चीजों से हमारी जमीन को कोई खतरा नहीं, तो आप 36 करोड़ साल पीछे चले जाएं। जब हमारी जमीन पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसके नतीजे में हमारी जमीन पर मौजूद 75% सारे जानदार मर गए थे। और इस मास एक्सटिंक्शन का कसूर कुछ साइंसदान एक सुपरनोवा को ही ठहराते हैं, जो कि हमारी जमीन से 65 लाइट ईयर्स दूर हुआ था। और इस हादसे को आज हम एंजरबर्ग इवेंट कहते हैं। बीटलजूस के पूरे स्टोरी को देखने से पहले क्या आपको पता है आप इसको आसमान में बगैर किसी टेलीस्कोप के अपने आंखों से किस तरह देख सकते हैं? आपको जस्ट करना क्या है कि शाम को ईस्ट की तरफ देखना है, जहां से हमारा सूरज निकलता है। ठीक वहीं पे आपको ये सितारा नजर आएगा। अगर आप सर्दियों में ये सितारा देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा जल्दी शाम 9 बजे के करीब नजर आएगा, और गर्मियों में ये थोड़ा सा लेट नजर आना शुरू होगा। इसको पहचानने का तरीका ये है कि वहां जो आपको सितारों का एक ग्रुप नजर आएगा वो है ओरायन कॉन्स्टेलेशन। अगर आप थोड़ा सा गौर से इन सितारों के ग्रुप को देखें तो ये कुछ इंसान की तरह का शक्ल बनाता नजर आएगा, एक शिकारी इंसान की तरह, जिसके एक हाथ में कोई वेपन होगा, दूसरे हाथ में कोई शील्ड। और ये जो बीच में 3 सितारे आपको नजर आ रहे हैं, लगता है कि इस शिकारी ने एक बेल्ट बांधा हुआ है। असल में यही 3 सितारे ओरायन कॉन्स्टेलेशन की निशानी है। और ये जो ऊपर लेफ्ट साइड पर आपको एक सितारा नजर आ रहा है, यही है बीटलजूस, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया का सबसे मशहूर सितारा। आप इसको इसकी गहरी सुर्ख रंग की वजह से आसानी से पहचानेंगे, बल्कि ये तो पूरे स्काई में 9th मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार है। इस सितारे को अच्छी तरह से समझने के लिए और ये जानने के लिए कि इसमें कौन सी ऐसी खास बात है, हम लोग थोड़ा सा सितारों की ओवरऑल लाइफ के बारे में जानते हैं कि सितारे किस तरह जिंदा रहते हैं और किस वजह से इनकी मौत हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को आगे तक देखें तो एक स्टार के अंदर जो असल कहानी चल रही होती है, आप इसको आसानी से और हमेशा के लिए जान जाएंगे। देखिए, सितारों में जो सबसे अहम चीज है वो है उनका मास। मास मतलब कि एक सितारे में कितना ज्यादा मैटर मौजूद है। मास वो चीज है जो एक स्टार की पूरी लाइफ साइकिल का फैसला करती है। मास ये फैसला करती है कि एक सितारा किस तरह जिंदा रहेगा और किस तरह मरेगा। क्या ये बिलियंस एंड इवन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदा रहेगा, या सिर्फ चंद मिलियन ईयर्स में ही मर जाएगा? इसका मास ही फैसला करता है कि क्या ये खामोशी से मरेगा या एक खौफनाक धमाके के साथ मरेगा, और क्या ये मरने के बाद एक ब्लैक होल बनेगा, या
कोई दूसरा अजीब न्यूट्रॉन स्टार या व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। इन सब चीजों का फैसला एक सितारे का मास करता है। अभी आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मास, इसके बारे में तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है। आखिर इसका एक स्टार के पूरे लाइफ साइकिल पर इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? वेल, इसके इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आप एक छोटे से थियोरेटिकल सिनेरियो को देखें। फर्ज करें हमारा जो सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, अगर इसका भी मास हम लोग एक खास हद तक बढ़ा दें, टू बी एग्जैक्ट अगर 85 जुपिटर के बराबर का मैटर हम जुपिटर में भी डाल दें तो ये भी एक छोटा सा स्टार बन जाएगा। अभी आप परेशान होंगे कि मास बढ़ने से एक प्लेनेट आखिर स्टार कैसे बनता है। देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है तो साथ में उसका ग्रेविटी भी बढ़ जाता है। ये बात तो हमें आइजैक न्यूटन ने 337 साल पहले ही बता दिया था। अभी ग्रेविटी का ज्यादा होना करता क्या है कि प्लेनेट में मौजूद मैटर को हर तरफ से अंदर की तरफ कंप्रेस करता है। जिस तरह अगर आप किसी गाड़ी में जितना लोड करेंगे तो उसके टायर्स पर उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा। इसी तरह ज्यादा ग्रेविटी एक प्लेनेट के कोर में टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वहां हाइड्रोजन के एटम मिल जाते हैं और फ्यूज होते हैं, और इस न्यूक्लियर फ्यूजन से इतना ज्यादा एनर्जी निकलता है कि एक प्लेनेट को गर्म और रोशन करके एक स्टार बना देता है। अभी आते हैं बीटलजूस की तरफ। यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज देख लें। बीटलजूस सितारा तकरीबन अपना लाइफ गुजार चुका है, मगर इसका एज सिर्फ 10 मिलियन ईयर्स है, जो कि एक टिपिकल सितारे के लिए बहुत ही कम है। इन कंपैरिजन हमारे सूरज का एज 4.5 बिलियन ईयर्स है, जो कि बीटलजूस से 450 गुना ज्यादा है, और हमारा सूरज तो मजीद 4.5 बिलियन ईयर्स तक जिंदा रहेगा। अभी इनकी लाइफ में इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों है? ये भी असल में इनकी मास की वजह से है। चूंकि एक स्टार का जो खुराक यानी कि फ्यूल होता है वो होता है उनके अंदर होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी जब एक स्टार जितना मैसिव होगा तो उसके कोर में टेम्परेचर और प्रेशर उसकी ग्रेविटी की वजह से उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए ये अपना खुराक तेजी से खत्म करेगा, मतलब ये तेजी से हाइड्रोजन के एटम को फ्यूज करके हीलियम बनाएगा। और जब भी किसी स्टार में हाइड्रोजन तकरीबन फ्यूज होकर खत्म हो जाता है तो वहां से ही एक स्टार का मौत का आगाज होता है। इसीलिए हमारे सूरज से बड़े सितारे जैसे कि बीटलजूस सिर्फ चंद मिलियन साल में ही मर जाते हैं, और हमारे सूरज जितने या उससे छोटे सितारे बिलियंस इवन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि ये अपना खुराक आहिस्ता आहिस्ता यूज करते हैं और फिर खामोशी से छोटे सितारे मर जाते हैं। लेकिन बड़े सितारे खामोशी से नहीं मरते। जब इनके कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो उनके अंदर एक नई कहानी की शुरुआत होती है और एक नए जंग का आगाज होता है, और ये जंग होता है ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन के फोर्स का। और इस जंग में जब एक स्टार हार जाता है तो उसकी मौत पूरे यूनिवर्स में होने वाले एक सबसे बड़े धमाके सुपरनोवा से होती है। इस जंग की कहानी स्टार्ट होती है स्टार के एक नए कैटेगरी में शिफ्ट होने से। आपको पता है, एक ही स्टार अपने लाइफ में एक कैटेगरी से निकलकर दूसरी कैटेगरी में चला जाता है। कुछ मिलियन साल पहले बीटलजूस जब अपने कोर में सिर्फ एक एलिमेंट हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बना रहा था तो इस टाइम उसके अंदर जो दो फोर्सेस ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच जंग चल रहा था वो बैलेंस था। मतलब ये कि एक तरफ ग्रेविटी स्टार को हर तरफ से अंदर की तरफ पुश कर रहा था और इसे अपने ही अंदर गिराने की कोशिश कर रहा था, मगर इस ग्रेविटी का मुकाबला करने के लिए दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन से जो फोर्स जनरेट हो रहा था वो स्टार को बाहर की तरफ पुश कर रहा था और इसे अपने अंदर गिराने से रोक रहा था। तो इस तरह दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस किए हुए थे।
इनफैक्ट एक सितारे का 90% ऑफ लाइफ इसी तरह बैलेंस में एज अ मेन सीक्वेंस स्टार ही गुजरता है। लेकिन अब बीटलजूस मेन सीक्वेंस स्टार की कैटेगरी से निकलकर एक नए कैटेगरी में आ चुका है और इस कैटेगरी में आकर बाकायदा जंग का आगाज भी हो चुका है। ये तब हुआ था जब बीटलजूस ने अपने कोर में हाइड्रोजन खत्म करके हीलियम बना लिया था और वहां से स्टार का बैलेंस भी आउट होना शुरू हो चुका था। हाइड्रोजन खत्म होने के बाद हुआ क्या था कि स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन भी तकरीबन बंद हो गया था और कुछ टाइम के लिए ग्रेविटी ने जंग अपने कंट्रोल में ले लिया था। एज अ रिजल्ट स्टार के सारे लेयर्स अपने ही अंदर गिरना शुरू हो गए थे। इससे पहले कि बीटलजूस कंप्लीटली अपने अंदर कोलैप्स होके फट जाए, बीटलजूस ने अब एक नए एलिमेंट हीलियम को फ्यूज करके कार्बन बनाना शुरू कर दिया था। इस नए एलिमेंट के फ्यूजन की वजह से एक बार फिर एक नया फोर्स जनरेट होता है जो कि बीटलजूस को बाहर की तरफ पुश करता है। मगर इस बार यह न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा होता है कि बीटलजूस के सारे लेयर्स को बहुत दूर तक बाहर की तरफ एक्सपेंड करा देता है। फॉर दिस रीजन बीटलजूस अभी अपने साइज से 400 टाइम्स ज्यादा बड़ा है और इसका कलर भी रेड दिखाई देता है। रेड इस वजह से दिखता है क्योंकि इसका सरफेस टेम्परेचर अपने कोर से दूर होने की वजह से पहले से कम है। यही वजह है बीटलजूस अभी मेन सीक्वेंस स्टार की कैटेगरी से निकलकर एक सुपर रेड जायंट कहलाता है। अभी तक हमने ये देखा कि जब तक एक स्टार अपने कोर में हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बना रहा होता है तब तक वो एक मेन सीक्वेंस स्टार कहलाता है। लेकिन जब इसके कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और वो दूसरे हेवियर एलिमेंट फ्यूज करना शुरू कर देता है और वो अपने ओरिजिनल साइज से कई गुना बढ़ जाता है, तब वो एक सुपर रेड जायंट कहलाता है। अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो स्टार के इन दो फेजेस में दो इंटरेस्टिंग फर्क है। पहला ये कि एक स्टार तो 90% ऑफ इट्स लाइफ मेन सीक्वेंस स्टार रहता है, मगर फिर भी इस फेज में वो सिर्फ एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन को फ्यूज करके हीलियम बना रहा होता है। इन कॉन्ट्रास्ट सुपर रेड जायंट फेज में यूनिवर्स के तकरीबन दूसरे सारे एलिमेंट्स जैसे कि आपके लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन, आपके मसल्स में मौजूद कार्बन और आपके खून में मौजूद आयरन सारे एक सुपर रेड जायंट फेज में एक स्टार के अंदर ही बनते हैं। दूसरा ये कि आप इन दो फेजेस में टाइम का फर्क देखें। अगर हाइड्रोजन 10 मिलियन ईयर्स तक हीलियम बनता है तो हीलियम सिर्फ 1 मिलियन साल में कार्बन बन जाता है और कार्बन सिर्फ 12,000 साल में नियोन बनता है और हर आने वाला एलिमेंट पिछले एलिमेंट से बहुत ही कम टाइम में फ्यूज हो जाता है। अगर हम लास्ट एलिमेंट को देखें तो सिलिकॉन सिर्फ 2 दिन में फ्यूज होकर आयरन बन जाता है। ये सारे एलिमेंट्स उन दो फोर्सेस ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच जंग के बाय प्रोडक्ट्स है। जब भी ग्रेविटी जीत जाता है और स्टार के कोर में टेम्परेचर और प्रेशर पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके रिस्पॉन्स में स्टार भी पहले से और भी ज्यादा हेवियर एलिमेंट्स फ्यूज करना शुरू कर देता है और कुछ टाइम के लिए अपने ही अंदर गिरने से बच जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली असल में ग्रेविटी ये जंग आहिस्ता आहिस्ता जीत रहा होता है। 2019 में साइंटिस्ट बिल्कुल यही सोच रहे थे कि बीटलजूस अपने कोर में बिल्कुल आखिरी एलिमेंट्स फ्यूज कर रहा है, बिकॉज जब भी एक हेवी एलिमेंट से दूसरा हेवियर एलिमेंट स्पेशली आयरन फ्यूज हो जाता है तो उस दौरान कुछ टाइम के लिए स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन भी रुक जाती है, जिसकी वजह से स्टार का रोशनी भी कम हो जाता है, जो कि एक इंडिकेशन है सुपरनोवा की। और आखिरी बार जब सिलिकॉन फ्यूज होकर आयरन बन जाएगा तो वहीं पर एक स्टार का खेल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आयरन एक स्टार के लिए जहर की तरह होता है। ये स्टार की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है मगर खुद मजीद फ्यूज नहीं होता।
और फॉर द लास्ट टाइम जब ग्रेविटी जीत जाएगा और इसे रोकने के लिए स्टार के कोर में कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा तो स्टार बहुत तेजी से अपने अंदर कोलैप्स कर जाएगा और इस कोलैप्स की वजह से इसकी कोर में टेम्परेचर 1 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा और स्टार एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ ब्लास्ट हो जाएगा और ये होगा सुपरनोवा एक स्टार का। और आपको पता है इसी एक्सप्लोजन के दौरान और सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही हमारे यूनिवर्स के दूसरे सारे रेयर एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड और यूरेनियम भी फ्यूज होकर बन जाते हैं। कहते हैं कि इस तरह एक मैसिव स्टार मर जाता है और यहीं पर इसकी कहानी भी एंड हो जाती है। लेकिन असल में जब एक बीटलजूस जितना सुपरनोवा बन जाता है तो इसके कोर में यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ब्लैक होल भी बन जाती है। इसीलिए शायद ये एक स्टार की डेथ की कहानी नहीं बल्कि एक ब्लैक होल की बर्थ की स्टोरी है। अभी सुपरनोवा जो कि पूरे यूनिवर्स में होने वाला एक सबसे खतरनाक इवेंट है, आखिर ये है कितना खतरनाक? देखें, हमारा सूरज सिर्फ एक सेकंड में 38 बिलियन न्यूक्लियर बम्स के जितना एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन एक सुपरनोवा हमारे सूरज के पूरे लाइफ के एनर्जी से भी 1 बिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है और जब सुपरनोवा होता है तो ये बिलियंस ऑफ स्टार से भी ज़्यादा रोशन हो जाता है और इसके सामने एक पूरे गैलेक्सी की रोशनी भी मांद पड़ जाती है। इतना अजीम धमाका कई लाइट ईयर दूर होने के बावजूद भी हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी ज़मीन के लिए मिनिमम सेफ डिस्टेंस किसी भी सुपरनोवा से 160 लाइट ईयर्स है, मगर 160 लाइट ईयर दूर होने के बावजूद भी ये हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई सुपरनोवा 100 लाइट ईयर्स दूर हो तो ये हमारे ओजोन लेयर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने के अलावा इससे आने वाले पावरफुल एक्स रेज और गैमा रेज हमारे एटमॉस्फेयर के केमिकल कंपोजिशन को बिल्कुल चेंज कर देगा, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज और पूरा इकोसिस्टम तबाह होने का खतरा है। हमारी ज़मीन पर तबाही गारंटीड है अगर कोई सुपरनोवा 25 लाइट ईयर दूर हो। ओजोन लेयर तबाह होने के साथ साथ इससे आने वाले खतरनाक एक्स रेज और गैमा रेज ज़मीन पर सारे जानदारों के लिए डेथ सेंटेंस होंगे। इस दौरान कुछ लोग शायद अंडरग्राउंड बंकर्स में चंद सालों तक जिंदा रह सके, लेकिन जमीन की सरफेस पर लाखों सालों तक जिंदगी मुमकिन नहीं होगा। अगर हम सुपरनोवास की हिस्ट्री देखें तो इंसानों की पूरी लिखी हुई तारीख में सिर्फ 4 ऐसे सुपरनोवास हुए हैं जिनकी रोशनी दिन को भी देखी जा सकती थी। यस, श्योरली इनकी रोशनी दिन को भी देखी जा सकती थी, लेकिन ये 4 सुपरनोवास बीटलजूस से काफी दूर हुए थे। विच मीन्स अगर बीटलजूस सुपरनोवा होगा तो इंसानी तारीख का सबसे करीबी सुपरनोवा होगा। इस तरह का पहला सुपरनोवा जिसका रिकॉर्ड हमें चाइनीज, जापानीज और मिडल ईस्ट के बुक्स में मिलता है वो है सुपरनोवा 1006 जो कि 7200 लाइट ईयर्स दूर हुआ था। दूसरा सुपरनोवा 1054 एडी में जो कि 6500 लाइट ईयर दूर हुआ था। तीसरा सुपरनोवा जो कि 1054 एडी में तकरीबन 8500 लाइट ईयर्स दूर हुआ था। और आखिरी सुपरनोवा जो कि 20,000 लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद भी कुछ दिनों तक दिन को भी देखी जा सकती थी, वो है सुपरनोवा 1604। इस सुपरनोवा को उस टाइम के मशहूर एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर काफ़ी दिनों तक स्टडी कर रहा था और उस पर उन्होंने एक किताब भी पब्लिश की जिसका नाम था डी स्टेला नोवा, विच मीन्स अबाउट अ न्यू स्टार।
वो समझ रहे थे कि ये एक स्टार की पैदाइश है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि असल में ये एक स्टार की डेथ है। अभी आप खुद सोचें, जितने भी बड़े सुपरनोवास हमारे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हुए हैं, इनके मुकाबले में बीटलजूस सिर्फ 640 लाइट ईयर्स दूर है। श्योरली ये एक सेफ डिस्टेंस है, बट स्टिल बीटलजूस जब सुपरनोवा होगा तो हमें वो नज़ारा देखने को मिलेगा जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकेगा। बिकॉज दिन को भी आपको एक स्टार आसमान में साफ साफ नजर आएगा, और इसकी रोशनी हमारे चांद की पूरी रोशनी से भी ज्यादा होगा। और रात को इसकी रोशनी की वजह से आपको अपना शैडो भी नजर आएगा, और वो जानदार जो नेविगेशन के लिए चांद की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे और शायद नेविगेशन भी ना कर सके। और लास्टली चंद सालों बाद ओरायन कॉन्स्टेलेशन, जिस पर हजारों सालों से मिथ्स एंड लेजेंड्स बने हुए हैं, वो अपना लेफ्ट शोल्डर हमेशा के लिए खो देगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हैव अ गुड डे।